हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, तो देखिए अगेन हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एडिशन टू ए कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंचे और आज के इस 6 लेक्चर पे अगेन हमने हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन को आगे को कन्वर्ट करना है, आगे को कंटिन्यू करना है। तो आज के इस 6 लेक्चर पे जो कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है। तो आपको ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी बहुत आसान पड़ने वाली, मैं आपको सारी कंडेंसेशन रिएक्शन कवर कराने वाली हूँ। तो बहुत आसान कंडेंसेशन रिएक्शन है, आपको भी डेफिनेटली क्लियर होगी, आप जस्ट सुनते रहिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर करवा लूंगी। ओके, तो देखो हमने आज के लेक्चर पे जैसे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को तो डिस्कस करना है, बट आपको पता है हम ये कंडेंसेशन रिएक्शन कुछ एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं। कौन से एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं? फर्स्टली हम बात करते हैं कि क्लेजन कंडेंसेशन होती क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। देन हम इसका रिएक्शन देखते हैं, देन हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहती हैं। ओके, तो ये सारे एस्पेक्ट पे आज हमने ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की रिएक्शन को कवर करना है। बहुत आसान रिएक्शन है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन मींस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस है क्या। ओके, अब देखो ना, आपको पता है मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि कंडेंसेशन मतलब आपका अपना कुछ होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन अपनी सेपरेट रिएक्शंस होती हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या हुई? कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको कुछ एलिमिनेट करना होता है, कुछ छोटे ग्रुप्स को अपने रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट करना होता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा बोलती है कि अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे। तो जब भी आप ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्टेंट सेकंड को कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या है, आपके स्मॉल ग्रुप जैसे आपका वाटर अल्कोहल वगैरह क्या होंगे, रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट होंगे। तो प्रोडक्ट के साथ हम यहाँ पर को -H2O कर सकते हैं कि हमने वाटर को एलिमिनेट किया, हम -OH कर सकते हैं, ROH कर सकते हैं, इट मींस हमने यहाँ से कोई अल्कोहलिक ग्रुप को एलिमिनेट किया। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लेजन भी एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इट मींस क्लेजन के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही फिनोमिना, ऐसा ही फॉर्मेट ऑब्जर्व होगा। मतलब इस रिएक्शन के अंदर भी आप जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे तो कुछ स्मॉल ग्रुप को एलिमिनेट कराएंगे, जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल, इनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब क्लेजन के केस में कौन सा ग्रुप एलिमिनेट होता है वो आपको आगे पढ़ के मिलेगा। वैसे मैं अगर सिंपली बताऊं तो क्लेजन के केस पे आपको वाटर एज ए स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपने एलिमिनेट नहीं करना होता है, वाटर की प्लेस में आप अल्कोहल को एलिमिनेट कराते हैं। तो माइंड पे रखिएगा, जब भी आप क्लेजन रिएक्शंस पढ़ाते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ाते हैं, तो आपको नाम से पता चल गया ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इट मींस कुछ ना कुछ ग्रुप तो आपने एलिमिनेट करना है। ओके, अब वो ग्रुप होगा क्या? तो क्लेजन कंडेंसेशन के केस में वो ग्रुप होता है आपका अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि आपने अल्कोहल को रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अब कैसे अल्कोहल निकलेगा, कहां से आए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट रफली इतनी चीजें समझिए। ओके, अब देखो ना, एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कंडेंसेशन रिएक्शन का, वो ये कि इससे पहले आपने जितनी भी 3-4 कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ी, वहां हर जगह मैंने आपको ये बोला कि जब भी आप कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन आपको एक नया सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अब कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ लो, एल्डोल वगैरह के ये सारे मॉडिफाइड कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इन सारी कंडेंसेशन रिएक्शन में जब भी आप अपने दो रिएक्टेंट, देखो मैंने क्या बोला, जब आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ ग्रुप एलिमिनेट होंगे, हो गया ये कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब ये जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन किसके बेसिस पे करेंगे? कार्बन के बेसिस पे, यानी कि इसका कार्बन अप्रोच करेगा इसके कार्बन से, जैसे ही अप्रोच करेंगे एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक स्पीसीज तो आपकी, एक कार्बन स्पीसीज तो आपको एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, एक कार्बन स्पीसीज एज ए इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज करेगी। तो अगर सपोज ये कार्बन स्पीसीज पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कार्बन स्पीसीज कार्बो एनायन है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है, और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो कार्बन स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कार्बो कैटायन है, देन इन दोनों के बीच में अप्रोच होगा तो आपको पता है कार्बन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है। अगर फिर भी हम कंपेयर करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है, तो आपको पता है कार्बन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल है बिकॉज कार्बन इज अ पॉजिटिव स्पीसीज। अगर कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है तो इसके ऊपर एक बार के लिए आप पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करा सकते हैं, बट कार्बन अपने ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज स्टे नहीं कराता। तो यहाँ पे कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अप्रोच करेगा कार्बन पॉजिटिव से, और आपको पता है कोई भी नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है और एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये दोनों, ये से नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कार्बन किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास, दूसरे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जैसे इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा तो ये कार्बन, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड दोनों बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी कंडेंसेशन रिएक्शन पे आपको एक और चीज माइंड पर रखनी है, सारी कंडेंसेशन रिएक्शन पे, जैसे मैं बोल रही हूँ दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके कैसे दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, और जैसे इन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अप्रोच हो रहा है, और अप्रोच होने के बाद एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, और इसी से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पर आपको कुछ एलिमिनेट करने हैं, कुछ ग्रुप्स आपके, जैसे वाटर, अल्कोहल वगैरह। अगर हम पर्टिकुलरली क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें तो क्लेजन कंडेंसेशन के केस में जो ग्रुप हमने एलिमिनेट करना है वो हमारा सिर्फ वाटर मतलब अल्कोहल होगा, ठीक है, सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप को हमने रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट करना है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया। अब हम पर्टिकुलरली क्लेजन कंडेंसेशन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन में रिएक्टेंट क्या होंगे, मैंने बोला दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन किए एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिया, और क्लेजन कंडेंसेशन के केस में जो ग्रुप हमने एलिमिनेट करना है वो है हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, तो मैंने अल्कोहलिक ग्रुप को भी एलिमिनेट करा दिया। ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे क्या। ओके, तो सिंपली सुन लीजिए, क्लेजन कंडेंसेशन के केस में ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में भी एस्टर हो सकते हैं, यानी कि इसको भी मैंने एस्टर ले लिया और इसको भी मैंने क्या ले लिया, एस्टर ले लिया, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है अगर ये भी एस्टर है, पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी एस्टर है, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी एस्टर है, तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, बीटा डाइकीटो एस्टर, यानी कि यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बीटा डाइकीटो एस्टर, ठीक है। तो ये ग्रुप आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर एस्टर है तो प्रोडक्ट मिलेगा बीटा डाइकीटो एस्टर। लेकिन अगर हमने इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐसा भी ले सकते हैं कि हमने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एस्टर ले लिया, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने कोई भी हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कीटो एल्डिहाइड वगैरह ले लिया। ओके, तो अगर हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर ना होके एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर और एक हमने कार्बोनाइल ले लिया, तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा होगा बीटा डाइकीटोन। क्या होगा, बीटा डाइकीटोन को ऑब्टेन होगा। यानी कि हमारे पास क्या होता है, क्लेजन कंडेंसेशन के केस में दो केस बन जाते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोनों एस्टर लिए हैं, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट फर्स्ट एंड रिएक्टेंट सेकंड दोनों एस्टर लिए हैं, देन आपको प्रोडक्ट मिलेगा बीटा डाइकीटो एस्टर, और साथ ही साथ अल्कोहलिक ग्रुप आपका एलिमिनेट होगा। और अगर आपने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एस्टर लिया है, बट दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है, जैसे आपने एल्डिहाइड ले लिया, जैसे आपने कीटो ले लिया, तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बीटा डाइकीटो एस्टर ना मिलके आपको मिलेगा बीटा डाइकीटोन, और साथ ही साथ अल्कोहलिक ग्रुप का एलिमिनेशन मिलेगा। बस यही फॉर्मेट आपने अपने माइंड पर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का फॉर्मेट। जैसे मैंने बता दिया, दो रिएक्टेंट चाहिए, प्रोडक्ट बनेगा और वाटर एलिमिनेट होगा, सॉरी अल्कोहल एलिमिनेट होगा। तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपको देंगे वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपरली एग्जांपल रिएक्शन के साथ भी लेते हुए चलती हूँ, तो इतना आप समझ गए, इतना आप अपने माइंड पर रखिएगा। अब सुनिएगा यहाँ पे ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में बी सिंपली डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन गिविंग अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो मैंने आपको बोला ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देंगे, तो प्रोडक्ट तो क्या एक सिंगल स्पीसीज है, रिएक्टेंट हमारे दो स्पीसीज हैं, तो जब हम इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अप्रोच कराएंगे, अटैक कराएंगे, आपस में ज्वाइन कराएंगे, तब हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे अप्रोच करते हैं, तो मैंने बताया एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगा कार्बोएनायन, एक के पास होगा कार्बोकैटायन, तो ये दोनों अप्रोच करेंगे। कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन आपको क्या बता रहा है,
कार्बोएनाइन मतलब बोल रही हूं मैं यहाँ पर को कि आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, कार्बोकेटाइन मींस एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। इन दोनों के अप्रोच करने की वजह से कार्बन और कार्बन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज तो आपको समझ में आती है ना कि न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मींस पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बोला कि आपके न्यूक्लियोफाइल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब क्या किया न्यूक्लियोफाइल ने, बोला कि चलो मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को, जिसकी वजह से मेरा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बैलेंस हो जाए और तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन कम बैलेंस हो जाए, यानी कि दोनों बराबरी में आ जाए। तो जैसे ये यहाँ से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज मींस, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो मैंने इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल ने अपने इस नेगेटिव चार्ज को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट किया, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज भी हुआ, ये बॉन्ड भी हुआ। तो देखो अब आपके न्यूक्लियोफाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। अगर न्यूक्लियोफाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया बैलेंस, और इलेक्ट्रोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया मींस इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया बैलेंस। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर से भी पॉजिटिव चार्ज गया, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर से भी नेगेटिव चार्ज बना और गया, और इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी आपका एक आर ग्रुप मतलब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका क्या है, एनाइन की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे अप्रोच करेगा इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, चार्ज डिसअपियर हो जाएंगे और फाइनली हमको हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इन कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वही चीज लिखी है, द क्लेजन कंडेंसेशन इज मे बी सिंपली डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन गिविंग अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, अब किसके बीच में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर लिखा है बिटवीन टू एस्टर्स, या आपके पास दो एस्टर हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं आपके, दोनों एस्टर हो सकते हैं, या फिर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर हो और दूसरा कोई कार्बोनाइल ग्रुप हो। और यहाँ पे आपको एक स्पेशल रिएक्शन कंडीशन दी जाती है, वो ये कि ये जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, ताकि हमारा डीप्रोटोनेशन हो और हमको इनोलेट आयन का फॉर्मेशन देखने को मिले। ओके, तो हुआ क्या, क्योंकि इनोलेट आयन ही तो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो होना क्या है, ये बोल रहा है कि देखो ना, अभी मैं आपको नीचे समझाऊंगी, मे बी अगर आपने ना प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो अभी मैंने आपको वो चीजें बता दी, इनोलेट आयन ऐसे बन गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको नीचे समझाती हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, प्रीवियस कंडेंसेशन रिएक्शंस आपने देखी है स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपके इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने बेस की प्रेजेंस में ट्रीट किया, बनेगा इनोलेट आयन। इनोलेट आयन में हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बो एनायन यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ओके, और दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इतनी चीज समझ पा रही, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैं बताऊंगी, तो अभी जस्ट मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, अभी आगे नहीं बताती हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हो जाए। तो इतनी चीज माइंड पर रखिएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, या फिर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर ग्रुप हो, या फिर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक तो एस्टर और दूसरा आपका कोई कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक तो होगा आपका बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन कब होगा, जब आपके पास एक एस्टर ग्रुप होगा और एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा। और आपका क्या होगा, अगर दोनों एस्टर है तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बीटा कीटो एस्टर। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जस्ट हमने रिएक्शन की को एक्सप्लेन कर दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन आपको क्या बोलती है। ओके, अब अगली चीज क्या बोल रहे हैं, ये चीज आपको पता है कि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो वही चीज लिखिए कि दिस रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ एल्डोल कंडेंसेशन which was inverted by a German chemist। आपकी एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन आपको दी थी क्लेजन कंडेंसेशन, उनका नाम था आर एल क्लेजन। ओके, आर एल क्लेजन ने 1887 में, जो कि एक टाइप के जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म दिया था जिसे बोला गया क्लेजन कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन का नाम इन्हीं केमिस्ट के नेम की बेसिस पर दिया गया जिन्होंने इस रिएक्शन को सिंथेसाइज किया। तो आर एल क्लेजन था, तो क्लेजन करके इनकी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। इतनी चीज क्लियर आई। अगली चीज क्या बोल रहा है
It is observed that the molecule eliminated in this modified aldol condensation is not a water but a alcohol. तो ये चीज माइंड पर रखनी है, क्योंकि हमने इससे पहले जो कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी, कहीं वाटर एलिमिनेट हो रहा था, कहीं अल्कोहल हो रहा था। तो ये चीज आपको माइंड पर रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें माइंड पर होंगी ना, तो आप रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगी, बीच में रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी चीज माइंड पर रखिएगा कि क्लेजन कंडेंसेशन के केस में जो ग्रुप आपने एलिमिनेट करना है, बिकॉज एक क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है तो कुछ तो एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर को मॉडिफाइड एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि एक टाइप की क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, इस केस में जो ग्रुप आपका एलिमिनेट होता है वो आपका क्या होता है, वाटर ना होके क्या होता है, एल्कोहल होता है। इतनी चीज और भी आपने माइंड पर रखनी है। ओके, तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लेजन का। तो एक और चीज आप एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये बोल रहा है द प्राइमरी कंडीशन, अगर आपने क्लेजन कंडेंसेशन कराना है तो प्राइमरी कंडीशन ये बोल रहा है कि आपके पास जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है उनमें क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर को क्या करना है, आपने ये स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो ना जो आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये जो आपका एस्टर वगैरह है या फिर आप अपना कार्बोनाइल ग्रुप लो, इनमें आपने क्या कराना होता है, डीप्रोटोनेशन कराना होता है। डीप्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में होगा। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, डी मतलब हुआ रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव आयन का आपने रिमूवल कराना है। तो H पॉजिटिव आयन का अगर आपने रिमूवल कराना है तो तभी तो करा पाएंगे जब आपके पास H पॉजिटिव आयन होंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि प्राइमरी कंडीशन ये है कि आपके कार्बोनाइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, क्योंकि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे तो आपका बेस की प्रेजेंस होते हुए भी आपका डीप्रोटोनेशन नहीं होगा। और अगर डीप्रोटोनेशन नहीं होगा तो आपको क्या होगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज यानी कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कार्बन नेगेटिव चार्ज मिला ही नहीं, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज जरूरी है ना, मैंने बोला ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, और ये जब अगर कार्बन नेगेटिव मिला तभी तो वो कार्बन पॉजिटिव से अप्रोच करेगा। तो कार्बन नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन हमारे पास ये रहती है कि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास बीटा हाइड्रोजन हो। अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो डीप्रोटोनेशन नहीं होगा, डीप्रोटोनेशन नहीं होगा तो आपको कार्बो एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मिलेगी नहीं, और स्पीसीज ही नहीं मिलेगी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लेजन कंडेंसेशन होगी ही नहीं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपने पहले देखा है तो डेफिनेटली क्लियर आ रहा होगा, आपने पहले की रिएक्शंस देखी हैं। तो नहीं भी आ रहा है तो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी जिस इतनी चीज माइंड पर रखिए कि प्राइमरी कंडीशन फॉर अ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इज दैट वन रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट एस्टर हो या कार्बोनाइल हो, किसी भी रिएजेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूरी है, आपको डिप्रोटोनेशन कराना है आपको रिएक्शन कंडीशन में, तो ये चीज आपकी जरूरी है। ठीक है, अब तो ये क्या हो गया, आपकी बेसिक पॉइंट होगी किसके, क्लेजन कंडेंसेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इतने पॉइंट माइंड पर रखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो ये समझे। अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताती हूँ इसकी रिएक्शन, देन हम लोग इसकी मैकेनिज्म पर प्रोसीड करेंगे। तो रिएक्शन आपको क्या बोल रही है, आप जस्ट सुनते रहिएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बोल रही है, देखो हमने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको चाहिए, तो मैंने इसे बोल दिया R1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसे बोल दिया R2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और जब इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको पता है हम क्लेजन कंडेंसेशन में जो ग्रुप एलिमिनेट करते हैं वो होता है एल्कोहलिक ग्रुप। तो मैंने लिख दिया -ROH। ठीक है, तो यहाँ तोड़ना वोड़ना नहीं दिखाना है, क्योंकि ये रिएक्शन है, रिएक्शन को बिल्कुल भी गंदा मत कीजिएगा, एरो वैरो लगा के गंदा मत कीजिएगा, रिएक्शन को बिल्कुल क्लीन लिखिएगा। एंड देन मैकेनिज्म को आप बिल्कुल एकदम एरो वगैरह से शो कराएंगे कि कहां से क्या टूट रहा है, इसलिए मैंने यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है, ये आपका पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको पता है यहाँ पे आपका एल्कोहलिक ग्रुप एलिमिनेट होता है, तो मैंने एरो के नीचे लिखा है -ROH। ओके, अब हुआ क्या, अब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस टाइप के हैं उसके बेसिस पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा कोई एस्टर ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा एस्टर ग्रुप हो गया, और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, एस्टर ग्रुप है। इट मींस हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो दो एस्टर्स के बीच में करा रहे हैं। तो आपको पता है जब एस्टर और एस्टर रिएक्ट करता है तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है बीटा कीटो एस्टर। ओके, तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिला वो हमारा क्या हुआ, बीटा कीटो एस्टर। तो हमें बीटा कीटो एस्टर एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर को ऑब्टेन हो गया। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगी, बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक के साथ मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, होप आपको समझ में आ जाए। तो देखो ना, आप इतनी चीज माइंड पर रख सकते हैं
कि ये दो हमारे एस्टर ग्रुप है, हमने इनकी रिएक्शन कराया और हमें पता है हमें एक अल्कोहलिक ग्रुप निकालना है। ओके, तो अल्कोहलिक ग्रुप कैसे निकलेगा? देखो उससे पहले मैंने आपको ये भी बोला कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सपोज मैंने बोला कि दोनों तो एस्टर ग्रुप है, तो मैंने बोला कि ये वाला एस्टर ग्रुप और ये वाले एस्टर ग्रुप में से मैंने बोला कि सपोज ये वाला जो पहले वाला एस्टर ग्रुप है इसे मैंने क्या किसकी तरह बना देती हूँ, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बना देती हूँ, और दूसरे एस्टर ग्रुप को मैं एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बना देती हूँ। ठीक है, अब कैसे बनाऊंगी? देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बनाऊंगी, आपको पता है हमने किसका एलिमिनेशन कराना है, अल्कोहल का, यानी कि ROH में इसे सिंपली बोल सकती हूँ। ठीक है, अब होगा क्या ना कि आप अपने पहले एस्टर ग्रुप से यहाँ से आप OR सपोज एलिमिनेट करें। ठीक है, तो आपने यहाँ से OR एलिमिनेट किया और आपको पता है अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करेगा, OR बाहर निकालना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करना होगा। और आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, तो मैंने आपको बोला है क्लीवेज हो सकती है दो टाइप से, मे बी होमोलाइटिकली और मे बी हेट्रोलाइटिकली। बट मैंने बोला होमोलाइटिक क्लीवेज तब होगी जब आपको रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन कोई फोटोन्स वगैरह दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो हमें कोई रेडिएशन ना कोई फोटोन्स वगैरह गिवन है, तो हम क्या क्लीवेज कराएंगे यहाँ पर, हेट्रोलाइटिकली। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको क्या बोलती है कि जब भी आप इस बॉन्ड को क्लीव करते हैं, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करा के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ कॉर्नर्स पे नहीं होते, ये दो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बना है इनमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब प्रेजेंट तो ये सेंटर पे होते हैं, अब होता क्या है कि ये कौन से एटम्स के बीच में प्रेजेंट है उनके बेसिस पे इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। होता ये है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना। और मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो ये दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं वो हमेशा सेंटर पे बैठते हैं। ओके, अब ये दो इलेक्ट्रॉन बैठे थे सेंटर पे। ठीक है, अब हुआ ये कि आपको पता है कार्बन एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बिहेवियर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बिहेवियर वो बनाते नहीं है, उनका बिहेवियर ही है, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है, उनके साथ कोई आसपास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट कोई करवाता नहीं है, वो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो सेंटर पे प्रेजेंट थे इनिशियली, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। जैसे ये ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होंगे तो हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको सेंटर पे ना दिखा के, देखो इनको अब मैं सेंटर पे ना दिखा के किसकी ओर दिखाऊंगी, ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब ऐसा फॉर्मेट आपके रिएक्शन कंडीशन के अंदर चलता है। ठीक है, अब आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो खुद ही सोच लीजिए, जैसे आप यहाँ पर क्लीवेज कराएंगे तो कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा, कार्बन के पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको यही चीज बोलती है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि अगर हमने क्लीवेज करानी है तो उस केस में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन के ऊपर। कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई थी। ठीक है, तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले गया तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन चलेगी तो मैंने आपको क्या बोला, दो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज तो बना सकते, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो यहाँ पे जो OR है वो एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिला और कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिला। तो देख लीजिए आपको इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन देखने को मिला ना, यहाँ पर आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल, आसान था ना, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने क्या बनाना है, एक साइड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, तो देखो ना न्यूक्लियोफाइल बनने का भी आसान सा फंडा है, आप जस्ट सुनते रहिए।
तो देखो न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, तो देखो एक और चीज याद कीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, न्यूक्लियोफाइल जो ये R नेगेटिव है ये कब बनता है, जब आप क्या करते हैं, डीप्रोटोनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या बोला, डीप्रोटोनेशन कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डीप्रोटोनेशन कराएंगे अल्फा हाइड्रोजन का, तो आपको क्या मिलेगा, इनोलेट आयन। ओके, क्या मिलेगा, इनोलेट आयन। और यही इनोलेट आयन रिएक्शन कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमको कहां से मिलता है, डीप्रोटोनेशन से। ये आपको याद रखना है, ये आपको हर स्टेप में आपने यही चीज करनी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर डीप्रोटोनेशन करानी है, क्योंकि मेरे पास बेस तो है रिएक्शन कंडीशन में, अभी तो हमने बेस का यूज ही नहीं किया। अब बेस का हम यूज करेंगे, तो बेस क्या करेगा, हमारी बीटा अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन एटम है, देखो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी अल्फा पोजीशन ये होगी, बीटा पोजीशन ये होगी। तो अल्फा में हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो क्या करेगा आपका बेस, बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेस क्या करेगा, इस अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये बन जाएगा BH। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, तो आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बी के साथ यानी कि बेस के साथ कंबाइन होकर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मैंने साइड कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे आपको कार्बन नेगेटिव चार्ज मिला, ठीक है, मिला ना कार्बन नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, देखो कार्बन एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो है नहीं, कार्बन एक टाइप की पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। तो मैं आपको लास्ट के लेक्चर से भी बताती आ रही हूँ कि कार्बन एक टाइप की पॉजिटिव स्पीसीज है। तो कार्बन के ऊपर एक टाइप के लिए, एक टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज तो रह सकता है, लेकिन कभी भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कार्बन को जैसे ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा, कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो यहाँ पर इसने जैसे ही बॉन्ड बनाया, तो देखो ये वाला कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया, देखो यहां से नेगेटिव चार्ज हटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये वाला कार्बन सेटिस्फाई, इसकी वैलेंसी बिल्कुल सही है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, एक आर के साथ, और दो वैलेंसी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई है, लेकिन ये कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, अब ये सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी बढ़ गई। आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। कैसे, दो बॉन्ड यहाँ से, दो बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 5। तो अब ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये पेंटावैलेंट नहीं होता, ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऊपर की ओर भेजेगा, यानी कि इस नेगेटिव डबल बॉन्ड को ऊपर की ओर भेजेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा। इतनी चीज समझ में आई, क्योंकि हम लोग क्या है, बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस भी करता है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला कार्बन एटम, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम, अब ये वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, अब इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो ये स्पीसीज आपको मिलेगी, और इसी स्पीसीज को बोलते हैं इनोलेट आयन। तो हमने क्या बोला, डीप्रोटोनेशन की हेल्प से हमने, जब भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड को कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप जिसको न्यूक्लियोफाइल बनाना चाहते हैं, उसमें आप क्या कराएंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब बेस की प्रेजेंस में प्रोटोन यानी कि H पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट करना। तो जैसे H पॉजिटिव आयन एलिमिनेट होगा, कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह सकता, तो कार्बन ने उस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कार्बन और नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड कभी भी इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन कार्बन ने इसे जैसे ही बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम डिसबैलेंस हो गया। तो अब वो कार्बोनाइल कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर भेजेगा, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो हमने यहाँ पर जो ये स्पीसीज बनाई O नेगेटिव, और O नेगेटिव के एडजेसेंट में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके पास हो गया डबल बॉन्ड, तो इसी स्पीसीज को आप बोलते हैं इनोलेट आयन, और यही इनोलेट आयन यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इतनी चीज क्लियर है, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, बट आपको ये चीज माइंड पर रखनी है कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल तो बन गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ है ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है कार्बन के ऊपर। तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का अप्रोच कराती हूँ इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ, तो हमने पता है, हमको क्या पता है कि ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं, इन कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने कार्बन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं करना, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। एक नए यानी कि न्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ना करते हुए हमने एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है। यानी कि ये अप्रोच तो यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन नेगेटिव का अप्रोच कराऊंगी कार्बन पॉजिटिव के साथ, तो मुझे एक नया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अब मैं क्या करूंगी, अब देखो मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर बैक अटैक करा सकती हूँ। मैंने तो जस्ट आपको ये दिखाया कि यहाँ पर आपका इनोलेट आयन बना है। अब ये इनोलेट आयन ऐसा भी तो कर सकता है। इनोलेट आयन क्या करेगा, सॉरी, इनोलेट आयन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अगेन बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा कि नहीं, मुझे नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो, इस नेगेटिव चार्ज को ले लो तुम ही। ओके, और नेगेटिव चार्ज क्या है, कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड।
ठीक है। अब पाई बॉन्ड जैसे ही बनेगा, अब आपका यही कार्बोनाइल ग्रुप अनबैलेंस हो जाएगा। ये क्या बोलेगा कि तुमने नीचे पाई बॉन्ड किया तो मेरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, मैं पेंटावैलेंट हो गया, मुझे बनना है टेट्रावैलेंट। अब ये क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को, ये वाले डबल बॉन्ड को तो नहीं भेज सकता ऊपर, क्योंकि ये तो अभी हमने अभी भेजा था, अभी ये टूटा हुआ था। अब इसको अब वापस नहीं भेज सकते, तो ये कार्बोनाइल कार्बन क्या करेगा, बोलेगा कि ये वाला पाई बॉन्ड को मैं इस कार्बन के ऊपर भेज रहा हूँ, अब इसे तुम एक्सेप्ट करो। तो यहाँ से आपका ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखो, अभी भी तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियोफाइल आपको मिला, पहले भी मिला था, अभी भी मिला है। तो अब आपको जो न्यूक्लियोफाइल मिला है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो है कार्बन, और हमने जो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का अप्रोच कराना है वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से कराना है। तो अगर मैं अब यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव का अप्रोच कराऊं कार्बन नेगेटिव के साथ, तो इनके अप्रोच करने के बाद मुझे एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जब अप्रोच करेगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, कार्बन और कार्बन, क्योंकि मेरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों क्या है, कार्बन के सेंटर्स हैं। तो मुझे यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलेगा, वही तो हमें चाहिए। समझ में आ रहा ना मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो यही प्रोसीजर जो मैं आपको रफली यहाँ पर समझा रही हूँ, यही हमने आगे करना है। इतनी चीज क्लियर आ रही ना, तो अभी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। तो अभी इतने समझे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने इतना करा दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, आप जिस अप्रोच कराइए, ठीक है। आपने क्या अप्रोच कराया, इस नेगेटिव चार्ज का अप्रोच कराया इसके साथ, और हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से एक प्रोटॉन को वापस से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमने बेस के लिए प्रोटॉन दिया था उसको हम दोबारा रिएक्शन कंडीशन में डाल के H पॉजिटिव आयन को रिएक्शन कंडीशन में वापस से डाल के, जो बेस को हमने दिया था उसको वापस से डाल के इस OH के साथ अप्रोच कराते हैं। तो O के साथ जब O नेगेटिव के साथ जब H पॉजिटिव अप्रोच करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ROH मिलेगा। तो ROH तो हमें यहाँ से मिल गया। बाकी ये ग्रुप हमारे एज इट इज, तो आप देखना R हमारा एज इट इज है। यहाँ पर RCHO ग्रुप, मतलब इसको पूरा ही R बोल दिया, ठीक है, ये पूरा ही R ग्रुप हो गया। और इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड O। ओके, अब इस डबल बॉन्ड O से किसने अप्रोच किया, देखो इस कार्बन ने अप्रोच किया। तो कार्बन है, कार्बन के साथ R ग्रुप है, तो देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ R ग्रुप। इसके एडजेसेंट में कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके एडजेसेंट में ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर हो गया R ग्रुप। तो देखो ये मिल गया आपको स्पीसीज, समझ में है ना। इस पूरे ग्रुप को इसने R कर दिया। अगर आप पूरे ग्रुप को R नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूंगी CH2, इसके आगे लिख दूंगी R। तो देखो RCH2 डबल बॉन्ड O, RCH2 डबल बॉन्ड O, इतनी चीज सेम हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसने अप्रोच किया इस नेगेटिव चार्ज के साथ, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड के फॉर्मेशन में कार्बन के साथ R ग्रुप लगाए, कार्बन के साथ R ग्रुप लगाए, फिर उसी कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O O R ग्रुप लगाए, C डबल बॉन्ड O O R ग्रुप, आपको यहाँ पर को एस्टर ग्रुप आपको यहाँ पर को मिल गया। तो ये जो स्पीसीज बनी वो आपकी क्या बनी, बीटा कीटो एस्टर, यानी कि बीटा पोजीशन में कीटो ग्रुप एंड देन आपके साथ एक एस्टर ग्रुप भी है। तो प्रोडक्ट बन गया आपका बीटा कीटो एस्टर। आसान था। तो ये ही आपके रिएक्शन है, ठीक है। आपने बस इतना ही काम करना है, कुछ नहीं किया। आपने एक इलेक्ट्रोफाइल बनाया, एक आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया, और आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्टली अप्रोच करा दिया, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल तो आसानी से बना पाते हैं, बट न्यूक्लियोफाइल को कब आप बनाएंगे, जब आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे बोला जब आप डीप्रोटोनेशन कराएंगे। और डीप्रोटोनेशन तब होगा जब आपके बीटा पोजिशन में क्या होगा, सॉरी अल्फा पोजिशन में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। क्योंकि डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटोन। तो जब तक प्रोटोन होगा ही नहीं, जब तक हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो उसका रिमूवल कैसे होगा। तो एसेंशियल कंडीशन है कि आपके पास प्रोटोन यानी कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए अल्फा पोजिशन में। जब आप इस अल्फा पोजिशन के हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे तो प्रोसेस बनेगी डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के बाद आपको जो स्पीसीज मिलेगी उसे आप बोलेंगे इनोलेट आयन, और उसी इनोलेट आयन से आप अपना न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। क्योंकि इनोलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है ऑक्सीजन के ऊपर, बट हमने ऑक्सीजन का अप्रोच नहीं कराना, हमने कार्बन का अप्रोच कराना है। तो हम इसी इनोलेट आयन से हमारा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया। इतनी चीज समझ में आए। तो ये तो बस बेसिक रिएक्शन होगी। मैं इसको वापस से इरेज करा के आपको सिंपल रिएक्शन जो थी वही आपको वापस से शो करा देती हूँ, ताकि आप रिएक्शन स्क्रीनशॉट भी कर पाए, ठीक है। तो आप जस्ट देख लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं था, इतना ही था। ये देखो यही था, डबल बॉन्ड हो ऐसा ही था, ठीक है। तो ये हमारा एक एस्टर ग्रुप हो गया, ये हमारा दूसरा एस्टर ग्रुप हो गया। एक एस्टर ग्रुप का हमने अप्रोच कराया दूसरे के साथ। हमने पहले एस्टर को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कन्वर्ट किया, दूसरे एस्टर को न्यूक्लियोफाइल की तरफ कन्वर्ट किया। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ROH को हमने एलिमिनेट किया, हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट बीटा कैटो एस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये तो जस्ट हमने बात कर ली हमारी रिएक्शंस की, ओके। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म शो कराती हूँ कि कैसे हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म के पाथवे हम फॉलो करेंगे, तो आप जस्ट नीचे बढ़िएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैकेनिज्म
आपको क्या बोल रही है, बहुत आसान मैकेनिज्म है। देखो आपको रिएक्शन समझ में आई ना, कितनी आसान थी। तो देखो मैकेनिज्म आपको बहुत सिंपल पड़ेगी, आप जस्ट सुनते रहिएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ना, मैकेनिज्म आपकी स्टार्ट कैसी होती है, आपको 4 स्टेप फॉलो कराने हैं मैकेनिज्म शो कराने के लिए, ठीक है। और बहुत छोटे स्टेप्स हैं, एक-एक स्टेप्स हैं सब में। तो देखो पहला स्टेप आपको क्या बोल रहा है मैकेनिज्म में, ये बोल रहा था मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे स्टार्ट होती है। स्टार्ट विद द डी अटैचमेंट ऑफ ए अल्फा प्रोटॉन बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस गिविंग ए रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। यानी कि सबसे पहले आपने इनोलेट एनायन का फॉर्मेशन करना है, और एनायन मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज, इनोलेट एनायन मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। आसान था। तो मैंने बोला था आपने अपने एक कार्बोनिल कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल और एक को इलेक्ट्रोफाइल की तरह कन्वर्ट करना है। तो ये बोल रहा है रिएक्शन अगर आप मैकेनिज्म कराएंगे तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल बनाने के बजाय आप क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मैकेनिज्म किससे स्टार्ट होती है, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन से। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि आपको क्या कराना है, अल्फा हाइड्रोजन जो आपके कार्बोनिल ग्रुप में जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनका डीप्रोटोनेशन कराना है। डीप्रोटोनेशन मतलब हो गया रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। और जैसे रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन होगा तो वो पहले किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में होगा। और जैसे ही आपका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी कि जैसे ही डीप्रोटोनेशन होगा, आपको एक इनोलेट आयन मिलेगा। इनोलेट आयन ही आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो पहले स्टेप में ये बोल रहा है कि आपने न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करवाना है। ओके, तो आप करवा लेंगे, मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में कुछ मत करो, बोल रहा है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बना है इसका अप्रोच कराओ अपने इलेक्ट्रोफाइल में। और इलेक्ट्रोफाइल कहां से बनेगा, जो आपका दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल में। और यहाँ पर कैसे एलिमिनेशन होगा वो हम कहाँ देखेंगे, मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अभी आप इतनी चीज माइंड पर रखो कि मैकेनिज्म आपको 2 पाथवे दिखा रही है, मतलब 4 पाथवे दिखा रही है, 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहला स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कहाँ, इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर पे। ओके, अब ये 2 स्टेप्स को पहले मैं बताती हूँ, देन हम आगे के 2 स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला समझ में है ना। तो देखो स्टेप फर्स्ट, ओके, स्टेप फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। स्टेप फर्स्ट आपने क्या बोल रहा है, ये आपने अपना कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन सा, एस्टर लिया हुआ है। तो ये है हमारा एस्टर ग्रुप, आप देख सकते हैं। ये है C डबल बॉन्ड O OR ग्रुप आपका हो गया एस्टर। एस्टर के यहाँ पे जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, एस्टर में जो आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन हो गई ये। और अल्फा में हमारे पास तीनों की तीनों हाइड्रोजन है। आप चाहे तो एक हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं चाहिए। आप चाहें तो कुछ ऐसी स्पीसीज भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा पोजीशन में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसका क्या कराएंगे, डीप्रोटोनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जिसकी वजह से हमें इनोलेट आयन मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन एटम है इसका एब्स्ट्रैक्शन किया, बेस आया रिएक्शन कंडीशन में, हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, आपने NaOH यहाँ पर शो कर दिया सपोज। तो हुआ क्या, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो बेस के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन कैसे क्लीव होगा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का आप यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेंगे तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है। अगर फिर भी आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, तो यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन को यहाँ पर कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन को यहाँ पे कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये स्पीसीज आपको यहाँ पर को ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिव चार्ज, बेस के ऊपर है इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ अप्रोच करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर को बेस और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आपने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारी रिएक्शन कंडीशन में क्या बचा, कार्बन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद बना C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो मैं ये फालतू ग्रुप को यहाँ से इरेज कर दूं। तो देखो इतना समझ में आया, ठीक है, इतना कर लेंगे ना पहले स्टेप में। अब क्या हुआ, देखो वही चीज बोल दिया कि कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, बट हमें पता है कार्बन तो एक पॉजिटिव स्पीसीज है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनसे बोलेंगे कि चलो तुम 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की बजाय एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाओ। तो जैसे यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पहला कार्बन एटम, ठीक है, ये जो पहला अल्फा पोजीशन में जो कार्बन एटम है ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइंग है, 4 वैलेंसी ये शो कर रहा है और टेट्रावैलेंट ही होता है हमारा कार्बन एटम।
लेकिन जो एस्टर में जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप वाला जो कार्बन एटम है, अब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी बढ़ गई। देख सकते हैं इसकी वैलेंसी काउंट कीजिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, यानी कि ओवरऑल ये पेंटावैलेंसी शो कर रहा है। बट कार्बन तो हमारा पेंटावैलेंट होता नहीं है, तो ये अपने आप को पेंटावैलेंट के बजाय टेट्रावैलेंट करने के लिए क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि अगर देखो, अगर ये वाले बॉन्ड को यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, अगर इसे शिफ्ट करेगा तो जो हमारी पहली कंडीशन थी हमें वही ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना, इस साइड आपने कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड में, ताकि इस कार्बोनाइल कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। और जैसे आप इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है बॉन्ड कहाँ की ओर जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब आपने क्या किया, ये बॉन्ड को क्लीव किया। तो अगर इस बॉन्ड को क्लीव करना चाहेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि ये कार्बन का जो वैलेंसी है, ये पेंटा है, आप इसे टेट्रा यानी कि एक कम में कन्वर्ट करें, तो आपको एक वैलेंसी तोड़नी पड़ेगी, एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहां से तो आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यही हमने तोड़ के तो ये बनाया था, ठीक है, इससे पहले का ये स्टेप है, तो हम इसको नहीं तोड़ सकते, हमने यहाँ वाले बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए देखो, इसको भी नहीं तोड़ सकते, ये सिंगल है। इससे बढ़िया है कि ये डबल वाले बॉन्ड को, देखो डबल बॉन्ड तोड़ना टफ होता है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये बॉन्ड को पूरा ग्रुप एलिमिनेट करने से बजाय हम क्या कर सकते हैं, ये ग्रुप को, ये बॉन्ड को, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसे हम क्लीव करते हैं। और पाई बॉन्ड अगर क्लीव होगा तो आपको पता है यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो हेट्रोलाइटिकली होगी, क्योंकि कोई कंडीशन वगैरह फोटोन्स तो दिए नहीं है, तो क्लीवेज होनी है हेट्रोलाइटिकली। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलती है कि बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका कार्बन हो जाएगा सेटिस्फाई। तो आपको कुछ ऐसे स्पीसीज, यानी कि ये इनोलेट आयन आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हो गया, मिल गया ना। देखो यही स्पीसीज तो मिली है। यहाँ पर आर ग्रुप भी रख सकते हैं, एच भी रख सकते हैं। तो अभी इस साइड को छोड़ो, यहाँ पे कोई 2 ग्रुप है, इतना आप दिखा दीजिएगा। बाकी ये इनोलेट आयन आपको मिल गया, इसी स्पीसीज को बोलते हैं इनोलेट आयन। ओके, अब इसी इनोलेट आयन को यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराना है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर ये वाला इनोलेट आयन को एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कराएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ कौन है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अप्रोच करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, बट हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बैक अटैक कराएंगे, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज को अगेन बोलेंगे कि तुम अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाओ। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा तो यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो फिर अगेन आपका कार्बोनाइल कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि हम अगेन हमारे ये डबल बॉन्ड को ओरिजिनल पोजीशन पर भेजते हैं। तो अगर यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा कार्बन नेगेटिव। और ये जो स्पीसीज यहाँ पर बनी हुई है, ये ही एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, क्योंकि हमने क्या करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना, ना कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन था, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन था। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, कितना आसान था। यानी कि स्टेप फर्स्ट में हमने सिर्फ एक इनोलेट आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कराना है। कैसे कराना है, बाय डीप्रोटोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, और डीप्रोटोनेशन में भी कौन से प्रोटॉन को आपने निकालना है, एलिमिनेट करना है, जो आपके अल्फा कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, कार्बोनाइल ग्रुप की अल्फा कार्बन एटम, ये हो गई अल्फा, ये कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये अल्फा पोजीशन। इस अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन एटम बैठा हुआ है उसको निकालना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि डीप्रोटोनेशन, अगर यहाँ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, तीनों ही आर ग्रुप होंगे, तो डीप्रोटोनेशन होगा नहीं। डीप्रोटोनेशन होगा नहीं तो आपको इनोलेट आयन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये एसेंशियल कंडीशन जो मैंने आपको बार बार बताई थी, वो चीज अपने माइंड पर रखिएगा। इतनी चीज हुई। तो पहला स्टेप हमने, पहली मैकेनिकल स्टेप हमने फॉलो किया, बना लिया ना इनोलेट एनायन। इनोलेट एनायन भी बनाया, उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एज अ कार्बन एटम एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी ऑब्टेन कर लिया। ओके, अब हम लोग जाते हैं हमारे स्टेप सेकंड में। ठीक है, अब आपको स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट था, अब जाते हैं स्टेप सेकंड पे। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या कह रहा है, स्टेप सेकंड कुछ नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है आफ्टर दैट द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ सेकंड एस्टर। ये बोल रहा है अब आप अपना सेकंड एस्टर पकड़ो। एक एस्टर में तो आपने न्यूक्लियोफाइल बना दिया, अब दूसरे एस्टर को आप बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो बोल रहा है उसके कार्बोनाइल कार्बन को आपने क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। उसके बाद उसमें अटैक कराना है, अटैक बाय इनोलेट एनायन। इनोलेट एनायन मतलब उसके बाद उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में किसका अप्रोच कराना है, न्यूक्लियोफाइल का। तो अब आगे बढ़िए, स्टेप सेकंड। ठीक है, ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया मैकेनिज्म का। तो यहाँ क्या हुआ देखो, ये हमारा इनोलेट एनायन है। ठीक है, ये इनोलेट एनायन, और इसी इनोलेट एनायन को मैंने कन्वर्ट भी कर दिया था, आपको ऊपर ही करके दिखाया कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ये वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएगा। तो मैं इसे पूरा कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया है, तो मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपने इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल।
अब दूसरा जो एस्टर ग्रुप है उसे इलेक्ट्रोफाइल में हमने कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो ऊपर जो मैंने बताया वो ट्रिक बताई, ठीक है। यहाँ पर जो है मैकेनिकल पाथवे से बता रही हूँ क्या करना होता है, कुछ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है ना, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन, हमने क्या करना है, कार्बन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसके ऊपर चाहिए, कार्बन के ऊपर तो चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह के ऊपर तो नहीं चाहिए, कार्बन के ऊपर चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो मुझे एक बॉन्ड को क्लीव करना होगा। तो मैं कौन सा बॉन्ड क्लीव करूंगी, ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड क्लीव करूंगी। तो मैंने जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड को क्लीव किया तो ऑक्सीजन बॉन्ड किसके ओर टूटेगा, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे कुछ ऐसे स्पीसीज मिल जाएगी। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझ में आया ना। तो हम सारी कंडेंसेशन रिएक्शन में यही चीज तो फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ भी आपने वही करना है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना है। अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को मिलता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलता है पॉजिटिव चार्ज, तो बन गया आपका कार्बन वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इतनी चीज समझ में आई। अब आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अप्रोच करा देना है न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक के साथ, ठीक है। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अप्रोच किया इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो क्या बना, तो देखो कुछ नहीं था यहाँ पे, ये आपका आर ओ, ठीक है, ये आपका आर ओ एज इट इज लिखा है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर O नेगेटिव, यहाँ आपका CH3 ग्रुप, ओके। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है तो इसके साथ अप्रोच किया, ये एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये बना है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, एक नया बॉन्ड आपका ये बना है, ठीक है। ये है वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसने यहाँ पर अप्रोच किया, इसने नया बॉन्ड बनाया। इस कार्बन के साथ देखो क्या है, दो वैलेंसी इसकी यहाँ है, यानी कि दो ग्रुप यहाँ पर इसके साथ अटैच कर रहा है, वो कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। उसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, इसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, कार्बन के साथ एक जगह डबल बॉन्ड O है और एक जगह OR है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ जब आपने स्टेप सेकंड फॉलो किया। तो ये दोनों, ये जो प्रोडक्ट बना है वो किसकी वजह से बना है, अप्रोच की वजह से बना है। जब आपकी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अप्रोच हुआ तो आपको यहाँ पर देखने को बिना, यहाँ पर एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, जो कि ये है। इतनी चीज क्लियर आई। तो इतनी चीज आपने करनी है स्टेप सेकंड में। इतना आया ना अब आपको। अब मैं आपको धीरे धीरे आगे ले जाती हूँ स्टेप थर्ड में, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एल्कोक्साइड एनायन इज देन एलिमिनेटेड। स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, एल्कोक्साइड एनायन को एलिमिनेट करना है। एल्कोक्साइड एनायन मतलब OR ग्रुप को आपने यहाँ पर एलिमिनेट कराना है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम होगा वो एनायनिक होगा, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर लगा होगा नेगेटिव चार्ज। आपने स्टेप सेकंड में पहले इस OR ग्रुप को एलिमिनेट कराना है, उसके साथ साथ आप एक प्रोटॉन को भी एलिमिनेट कराएंगे, क्योंकि आपने अल्कोहल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। अब अगर मैं OR को, यानी कि एल्कोक्साइड एनायन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहूंगी तो मुझे इसके साथ क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयन ही तो चाहिए। जब ये दोनों अप्रोच करेंगे तो मेरे क्या हो जाएगा, HOR, यानी कि इसको मैं ROH भी तो बोल सकती हूँ। तो बन गया मेरा अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना। हमारे पास होगा एल्कोक्साइड एनायन। एल्कोक्साइड एनायन मतलब OR ग्रुप, ओके, ऑक्सीजन के ऊपर लगा होगा नेगेटिव चार्ज। पहले हमारा ये एलिमिनेट होगा। अब इस एलिमिनेटिंग ग्रुप को हमने कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, क्योंकि हमें पता है क्लेजन कंडेंसेशन में हमारा जो ग्रुप एलिमिनेट होता है वो होता है अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, इस OR नेगेटिव ग्रुप में क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन, मतलब इसके साथ साथ ही हम क्या फॉलो करेंगे, डीप्रोटोनेशन। जैसे डीप्रोटोनेशन होगा H पॉजिटिव आयन हमारी रिएक्शन कंडीशन से बाहर आएगी, और ये दोनों कंबाइंड होके क्या बना देंगे, अल्कोहल, यानी कि ROH, यानी कि अल्कोहल हमारा एलिमिनेट होगा इन स्टेप थर्ड, ओके। थर्ड स्टेप में इतना करना है। तो पहले मैं आपको थर्ड स्टेप फॉलो कराते हुए दिखाती हूँ। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये हुआ, ये था सेकंड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या किया, हमारा जो ये जो हमें एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड वाला जो प्रोडक्ट मिला था उसको मैंने सेम एज इट इज नीचे लिखा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एल्कोक्साइड आयन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप यही स्टेप सारी कंडेंसेशन रिएक्शन में करते हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज। आपका ऑक्सीजन बोलेगा कि अब मैं ये नेगेटिव चार्ज नहीं एडजस्ट कर सकता, वैसे तो कर सकता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, बट आपने एल्कोक्साइड ग्रुप को एलिमिनेट करना है। तो अब इसको अपना रोल करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अगेन कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट होगा, यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड लगने की वजह से ऑक्सीजन का तो कोई भी लॉस नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज गया, ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना के बैठा है
कार्बन, इसे प्रॉब्लम होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? अगेन इसकी वैलेंसी बढ़ गई, ये होना चाहिए टेट्रा। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये 5 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि पेंटावेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब पेंटावेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो अब आपने इससे एक बॉन्ड को तोड़ना होगा ताकि ये पेंटा से टेट्रा में अगेन आ जाए। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो डबल बॉन्ड तो यहाँ तोड़ना हमने नहीं है क्योंकि ये अभी हमने तोड़ के बनाया हुआ है। उसकी इसके अलावा हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ओके, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होता जितना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है जहां ज्यादा पोलरिटी डिफरेंस होता है। अब कार्बन कार्बन में तो पोलरिटी डिफरेंस है नहीं, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो इनके बीच में पोल्स का भी जनरेशन नहीं होगा, और पोल्स का जनरेशन नहीं होगा तो ये बॉन्ड आपका पोलर होगा ही नहीं, ये बॉन्ड आपका क्या होगा? नॉन पोलर। और नॉन पोलर बॉन्ड आपके क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं कर सकते, इनको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को देखेंगे तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारे पास इस बॉन्ड में क्या होंगे? पोल जनरेट होंगे, और जिनके बॉन्ड में पोल जनरेट होते हैं वो बॉन्ड होते हैं पोलर, और पोलर बॉन्ड आपके क्या होता है? रिएक्टिव, यानी कि इन बॉन्ड्स को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये तो बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं भी आपको फिर भी बता रही हूँ। तो देखो फिर हमने क्या किया, एक में से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो उसके बाद हमने क्या किया, अब आप समझे कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो हुआ क्या, कार्बन ने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है। और आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अब सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, बट ये बॉन्ड जो टूटेगा इसमें आपके ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और OR ग्रुप हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हुआ, और यही ग्रुप होता है हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप। ओके, तो एल्कोक्साइड ग्रुप को हमने एलिमिनेट करना था, ये हमसे बोला था स्टेप नंबर 3 में, बोला ना, द एल्कोक्साइड एनाइन इज एलिमिनेटेड। ओके, अब इस एल्कोक्साइड एनाइन के साथ हमने डीप्रोटोनेशन भी कराना है क्योंकि हमें अल्कोहल चाहिए। तो हम डीप्रोटोनेशन क्या कराएंगे, यहाँ पे जो हमारे ग्रुप है, सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है इस हाइड्रोजन एटम को अगेन एलिमिनेट करेंगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? वैसे तो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बट फिर भी अगर हम इनकी डिफरेंस निकालेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है तो हमें पता चलेगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और OR नेगेटिव यानी कि एल्कोक्साइड एनाइन हमारे पास है तो ये दोनों अप्रोच करेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव ऐसे न्यूक्लियोफाइल की बिहेव कर सकता है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और ये दोनों जैसे अप्रोच करेंगे हमको अल्कोहल मिल जाएगा। आप देख लो RO के साथ H, तो हमको अल्कोहल मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कार्बन एटम है इसके ऊपर क्या लग गया? नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज समझ में आई? तो ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप का आप बोल सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज को, देखो यहाँ पर हम अगेन एक इनोलेट एनायन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर एग्जिस्ट कर नहीं सकता, वही चीज हो गया, कार्बन नेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं, कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये यहाँ भी कन्वर्ट कर सकता है, यहाँ भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब आपको समझा रही हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड सपोज इसने आगे की ओर शिफ्ट किया तो यहाँ पे आएगा, देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो CH3 कार्बन, यहाँ पर ऐसी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, डबल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड O OR। कैसे? देखो इसने डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, अब यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो कार्बोनाइल ग्रुप का ये ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब सेटिस्फाई क्यों नहीं होगी, तो आप देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, अब ये तो इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज तो चला गया, अब ये कार्बन तो खुश है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई है, ठीक है। लेकिन ये वाला कार्बन एटम अब आपका सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, दो यहाँ से एक यहाँ से, यानी कि टोटल वैलेंसी होगी 5, यानी कि पेंटावैलेंट, लेकिन कार्बन होगा टेट्रावैलेंट, तो ये इस बॉन्ड को ऊपर की ओर तोड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो कुछ ऐसी स्पीसीज आपको मिलेगी, तो ये बन गया आपका इनोलेट एनायन। तो एक इनोलेट एनायन ऐसे बन सकता है और एक इनोलेट एनायन आपका यहाँ को भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो आपके पास इनोलेट एनायन है, तो आपका यहाँ पर जो ये जो स्पीसीज बनी है तो वो इनोलेट एनायन, बट ये इनोलेट एनायन में जो आपका एनायन है
वो काफी स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एनायन स्पीसीज है, जो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, वो रेजोनेंस में है। यहाँ पर वो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहा है, और आपको पता है जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल स्पीसीज। तो यहाँ जो इनोलेट एनायन है वो आपका स्टेबल स्पीसीज बन गई। ठीक है, इनोलेट एनायन के काफी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी वजह से वो एक टाइप का स्टेबल एनायन की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो अगेन यहाँ पर एक इनोलेट एनायन आपको मिला। ठीक है, तो ये बात होगी आपके स्टेप 3 की। आसान था ना? एल्कोक्साइड ग्रुप निकालना था, कैसे निकलेगा बता दिया। एल्कोक्साइड ग्रुप को हमने एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्लाजन कंडेंसेशन में हमने अल्कोहल एलिमिनेट करना है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारी अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन एटम था उसे एलिमिनेट किया, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर लगा दिया नेगेटिव चार्ज। अगेन हमको हमारा इनोलेट एनायन मिला। ओके, अब लास्ट स्टेप में, यानी कि लास्ट 4th स्टेप में आपने क्या करना है। 4th स्टेप में कुछ नहीं करना, जैसे इसने ऊपर लिखा हुआ है वैसे आप करेंगे। तो क्या बोल रहा है देखो, स्टेप 4th को ये बोल रहा है, फाइनली अ प्रोटॉन फ्रॉम द एक्वस एसिड इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द इनोलेट टू गिव राइज अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, यानी कि आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, एसिड वर्कअप कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कराएंगे, अपना प्रोटोनेशन कराएंगे। एसिड की वजह से आप यहाँ पर प्रोटोनेशन कराएंगे अपने इनोलेट आयन का। तो होगा क्या, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, H3O पॉजिटिव, हमने रिएक्शन कंडीशन में लिखा था, तो H3O पॉजिटिव मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये हो गया H3O पॉजिटिव। ओके, तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे जो आपका O नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये अप्रोच किसके साथ करेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ। आपको पता है हाइड्रोजन एक पॉजिटिव स्पीसीज है, ये हमेशा एक नेगेटिव स्पीसीज से अप्रोच करना चाहती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसने अप्रोच किया है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन भी पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड तो आपका वीकर बॉन्ड हो गया, ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो होगा क्या, कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, हाइड्रोजन की ओर। तो जैसे ही हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव का बॉन्ड आपने यहाँ पर से निकाला, तो होगा क्या, जैसे बॉन्ड क्लीव होगा, तो आपको पता है बॉन्ड किसकी ओर क्लीव होगा, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, और पहले से ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और आपको एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी, ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम अल्कोहल के साथ वाटर को भी एलिमिनेट होते हुए देखते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन के पास एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था ना, हमने ऊपर चीज पढ़ी थी कि यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन तो एज इट इज है, तो एक बॉन्ड आपके पास एज इट इज है, और दूसरा हाइड्रोजन ने अप्रोच जैसे ही किया, आपको फाइनल आपका प्रोडक्ट यानी कि बीटा केटो एस्टर आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हो गया। यानी कि बीटा पोजीशन में जो कीटोन है और आपके पास एक पूरा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर। तो ये इसकी सिंपल मैकेनिज्म थी, आसान थी ना? तो ये हमने 4 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म को कंप्लीट किया। तो आप क्या बोल सकते हैं, तो देखो स्टेप वाइज में अगर बताऊं, तो पहले स्टेप को आपने थ्योरी तो लिख दी, बट पहले स्टेप को आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप है इसे आप बोल सकते हैं इनोलेट फॉर्मेशन स्टेप। ओके, इसे आप क्या बोलेंगे, इनोलेट फॉर्मेशन स्टेप, इनोलेट फॉर्मेशन स्टेप। ओके, तो पहले स्टेप में आपने इनोलेट का फॉर्मेशन किया। ओके, दूसरे स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में आपने हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इनोलेट एनायन से कार्बन न्यूक्लियोफाइल बना था, इसका अप्रोच कराया, इसका अटैक कराया हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ओके, तो सेकेंड स्टेप था न्यूक्लियोफिलिक अटैक का स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमारे एल्कोक्साइड आयन यानी कि OR नेगेटिव को हमने एलिमिनेट किया, जो कि यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो थर्ड स्टेप जो था इसको हम बोल सकते हैं, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा रिमूवल ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, थर्ड स्टेप था हमारा रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, लिविंग ग्रुप को रिमूव किया। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं किया, थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप के साथ साथ हम, आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्लस प्लस करेंगे डीप्रोटोनेशन, हमने इसके साथ डीप्रोटोनेशन किया, और फाइनली हमारे अल्कोहलिक ग्रुप को यानी कि ROH को हमने एलिमिनेट किया। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमने थर्ड स्टेप में किया। और फोर्थ स्टेप में फाइनली हमने क्या किया, प्रोटोनेशन किया, यानी कि हमने हाइड्रोजन लिया और फाइनली हमारे प्रोडक्ट का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो फोर्थ स्टेप इज प्रोटोनेशन प्लस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप के थ्रू हमने हमारी मैकेनिज्म को कंप्लीट किया, क्लाजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। पहली मैकेनिकल पाथवे था इनोलेट फॉर्मेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, देन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, एंड देन फाइनल स्टेप था हमारा प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमने क्लाजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को कवर कर लिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो अभी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाजन कंडेंसेशन रिएक्शन,
एज वेल एज मैकेनिज्म हमने कवर कर ली। अब बची हुई चीजें हैं एग्जांपल, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। ओके, अब ये तीनों पॉइंट को भी मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लासन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो काफी सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लासन कंडेंसेशन आपको क्या बोलती है, देखिए ये बोल रही है ना कि अगर इनकेस क्लासन कंडेंसेशन रिएक्शन जब आप कराते हैं, उसमें जो आपकी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, चाहे वो दोनों एस्टर हो, चाहे एक एस्टर और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, तो अगर इनमें ना जो आपके आर ग्रुप है वो अगर अलग अलग टाइप के हैं, आर ग्रुप अलग अलग टाइप के मीन्स देखो, सपोज मैंने बोला कि मैंने एस्टर लिया, तो एस्टर क्या कर सकती हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये कर सकती हूँ। और कोई कार्बोनाइल ग्रुप लिया तो मैंने जैसे कीटो लिया तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आर ग्रुप प्रेजेंट है, ये हो गया आर ग्रुप, ये आर ग्रुप हो गया, ये आर ग्रुप हो गया, ये आर ग्रुप हो गया। ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपके ये जो आर ग्रुप है वो अलग अलग टाइप के है, सेम सेम नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं, तो उस केस में जब भी आप क्लासन कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक कायरल सेंटर मिलता है, ठीक है, यानी कि आपको एक कायरल बीटा डाइकीटोन्स मिलते हैं या फिर कायरल बीटा डाइकीटो एस्टर मिलता है। मतलब क्या हुआ, देखो ये बोल रहा है कि अगर आपको पता है, अगर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो अगर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर हैं, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एस्टर है, तो आपको पता है प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, बीटा डाई कीटो एस्टर मिलता है। क्या मिलता है, बीटा डाई कीटो एस्टर आपको यहाँ पर को प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। ओके, लेकिन अगर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक तो एस्टर है और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आपका बीटा डाई कीटोन। ओके, ये आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है अगर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से, अभी मैं रीजन भी दिखाऊंगी, अगर ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो आपके आर ग्रुप है ना, जैसे एस्टर और ये आपका एल्डिहाइड जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर ये बोल रहा है अगर इनमें जो ग्रुप्स है वो अगर आपके आर ग्रुप अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कायरल प्रोडक्ट मिलता है। कायरल प्रोडक्ट मतलब ऐसा सेंटर आपको मिलता है जो कि अलग अलग चार ग्रुप से अप्रोच कर रहा हो। तो अगर आपके एस्टर, अगर आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एस्टर टाइप के और एस्टर टाइप के होने के साथ साथ यहाँ पे जो आपके आर ग्रुप है वो अलग अलग हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कायरल बीटा की डाइकीटो एस्टर, यानी कि सिंपल बीटा डाइकीटो एस्टर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कायरल बीटा डाइकीटो एस्टर। और सिमिलरली अगर आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक एस्टर और एक आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी जो आपके आर ग्रुप है वो अलग अलग टाइप के हैं, सारे आर ग्रुप अलग अलग टाइप के हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा बीटा डाइकीटोन, बट ये जो बीटा का डाइकीटोन प्रोडक्ट होगा वो एक टाइप का कायरल प्रोडक्ट होगा, यानी कि कायरल बीटा डाइकीटोन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आ रही ना, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। और पहले ये चीज सुन लीजिए, अगर आपको कायरल प्रोडक्ट मिलेंगे तो आपको पता है कायरल प्रोडक्ट दो टाइप के आइसोमर आपको दे सकते हैं, दो टाइप के कंफर्मेशन आपको दे सकते हैं, एब्सोल्यूट कंफर्मेशन, कौन कौन से, आर और एस टाइप की। तो वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है कि सपोज आपको, देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर को, सपोज इसने जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए यहाँ पर को, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे हैं, एक आपका कार्बोनाइल टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका एस्टर टाइप का है। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो, और इन दोनों के केस में जो आपके आर ग्रुप प्रेजेंट है, देखो यहाँ आपका एक ये आर ग्रुप है, एक ये आर ग्रुप है, एक ये आर ग्रुप है, एक ये आर ग्रुप है। तो आप देखो सारे आर ग्रुप अलग अलग हैं, एक में मिथाइल है, एक में टर्शरी ब्यूटाइल है, एक में आर ट्रिपल डैश है, एक में इथाइल ग्रुप है। तो सारे आर ग्रुप आपके अलग अलग हैं। तो इन दोनों रिएक्टेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको पता है जब कार्बोनाइल ग्रुप और एस्टर कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट आपको मिलता है बीटा डाइकीटोन, ठीक है, बीटा डाइकीटोन आपको यहाँ पर को प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ जो बीटा डाइकीटोन मिलेगा वो नॉर्मल बीटा डाइकीटोन नहीं होगा, वो होगा आपका कायरल बीटा डाइकीटोन। और अगर ये बीटा डाइकीटोन आपका कायरल है तो ये आपके दो आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकता है। आइसोमर्स मतलब ही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हुई। तो यहाँ पे आपको दो आइसोमर मिलेंगे, एक आर आइसोमर, एक मिलेगा एस आइसोमर। अब आर एस आइसोमर्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे इतनी चीज समझ में कि क्या चल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो आर ग्रुप है वो अलग अलग टाइप के हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कायरल फॉर्म में मिलेगा। और अगर वो कायरल फॉर्म में है तो वो दो टाइप के आइसोमर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, हमारे पास ये तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, इनसे प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो तो मैंने आपको ट्रिक में बता दिया ना। हमने क्या करना होता है, एल्कोहल एलिमिनेट करना होता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार प्रॉपर, तो आप जस्ट सुनते रहिएगा, ठीक है। देखो हमने अल्कोहल एलिमिनेट करना है, तो आप अल्कोहल एलिमिनेट कर दो। आपके पास ये ओ आर ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है,
ये आपका OR ग्रुप दिख रहा है, आप क्या करेंगे इस OR ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और आपको पता है जैसे ये OR ग्रुप यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप आपका यहाँ से जाएगा तो आपको पता है इसमें आपके ऑक्सीजन की यहाँ पर जो कार्बन एटम है इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, तो इसके पास आएगा पॉजिटिव, यानी कि ये तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव करने वाला है, ओके। और यहाँ पर ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा, आप यहाँ पर डीप्रोटोनेशन कराएंगे, यहाँ पर बेस लाएंगे, देखो मैंने बेस लिया, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन ही तो करता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनता है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, किसकी प्रेजेंस में, बेस। बेस क्या करेगा, ये आपका ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप की अल्फा कार्बन ये हो गई, इस अल्फा में जो हाइड्रोजन एटम है उसका एब्स्ट्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा, तो यहाँ आपके पास एक नेगेटिव स्पीसीज बन गई, यहाँ पॉजिटिव स्पीसीज बन गई, और यहाँ से ये OR ग्रुप पूरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसको मैंने एलिमिनेट होते हुए दिखा दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का अप्रोच कराएंगे, अप्रोच जैसे ही करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ET यहाँ पे है आपका, डबल बॉन्ड O है, इसके साथ अप्रोच किया इस पॉइंट ने, ठीक है, इस पॉइंट में एक आपके पास हाइड्रोजन पहले से होगा, एक हाइड्रोजन तो आपने एलिमिनेट किया, एक तो प्रेजेंट होगा ना, वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई कीजिए, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होगा, एक आपने एलिमिनेट कर दिया, तो इस पॉइंट पे एक आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड O और टर्शियरी ब्यूटाइल आपके पास हो गया, ओके। अब आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर आपके जो ग्रुप्स है ना वो चारों की चारों अलग अलग टाइप के, कैसे, देखो एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक ये देखो डबल बॉन्ड O है बट इसके साथ इथाइल ग्रुप है, एक के पास डबल बॉन्ड O है बट आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल है, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग ना हो कि सेम होते, अभी ये आपका कायरल सेंटर बनाना, कायरल सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जो चार अलग अलग ग्रुप से अप्रोच कर रहा हूँ, देखो ये जो सेंटर है वो कायरल बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास, मैं दूसरा इंक यूज कर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी थोड़ा हैंग करा, इस पॉइंट पे क्या है, ये आपका कायरल सेंटर बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ग्रुप अप्रोच करे वो चार अलग अलग टाइप के ग्रुप हैं। अब ये बोल रहा था कि यहाँ पर अगर आर ग्रुप जो ये है आपका इथाइल ग्रुप हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वो अगर सेम टाइप के होते, सपोज मैं यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ना लेके आर ही लेती, यहाँ पे इथाइल ग्रुप ना लेके आर ही लेती, तो इथाइल ग्रुप की प्लेस में होता आर, टर्शियरी ब्यूटाइल की प्लेस में होता आर, तो देखो क्या उस टाइम पे ये कायरल सेंटर बनता, नहीं बनता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे चार अलग अलग ग्रुप नहीं होते, एक मिथाइल होता है, एक हाइड्रोजन होता, बट दो ग्रुप तो बिल्कुल सेम होते, देखो यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका भी R होता और इस साइड भी आपका R होता, अगर आपके R ग्रुप बिल्कुल सेम सेम होते, बट हमने यहाँ पे R ग्रुप अलग अलग लिए हुए, तो हुआ क्या, इतना कंडीशन तो हमारा सेम था, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, लेकिन डबल बॉन्ड O की अगर आप एडजेसेंट पोजीशन में देखेंगे, एक साइड इथाइल है, एक साइड टर्शियरी ब्यूटाइल, तो आपको चार अलग अलग ग्रुप मिले, तो वही चीज बोल रहा है, अगर चार अलग अलग ग्रुप मिले तो यहाँ पे जो आपको बीटा डाइकीटोन जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, वो एक टाइप का कायरल प्रोडक्ट है, और जो अगर वो कायरल प्रोडक्ट है तो वो दो आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकता है, आप इसी प्रोडक्ट को दो आइसोमर में रख सकते हैं, आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को वेज में रखा तो आइसोमर बन गया एस आइसोमर, अगर आपने मिथाइल ग्रुप को डैश में रखा तो प्रोडक्ट बन गया आपका आर आइसोमर, तो यही होती है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, समझ में आई। मैं आपको वापस से रिवीजन दे रही हूँ, आप जस्ट सुनिएगा, ये बोल रहा है कि अगर आप क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर आपके दोनों एस्टर है या फिर दोनों में से आपका एक एस्टर और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इनसे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, इनसे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो जनरली तो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आर ग्रुप अलग अलग होंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा कैसा प्रोडक्ट होगा, कायरल, और मैंने यहाँ पर आपको शो भी करा दिया, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट आपको कायरल मिल रहे हैं उस केस में क्या होगा, यहाँ तो हमने एग्जांपल एस्टर और कार्बोनाइल का लिया है, चाहे आप कोई एस्टर एस्टर का भी लें तो सेम केस होगा, और ये बोल रहा है अगर आपको प्रोडक्ट कायरल मिले तो आपको पता है कायरल के तो दो कंफर्मेशन हो सकते हैं, एब्सोल्यूट कंफर्मेशन आर और एस, तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो दो आइसोमर के फॉर्म में मिलेगा, तो यही तो होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आपने बता दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ग्रुप्स अलग अलग टाइप के हैं, तो आपके प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट ना होके कायरल प्रोडक्ट होंगे, और अगर कायरल प्रोडक्ट होंगे तो आपको दो अलग अलग टाइप के आइसोमर्स ऑब्टेन होंगे, इतनी चीज क्लियर आई। तो बस ये था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, इतनी चीज क्लियर है ना, प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट को यहाँ पर आप पूरी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कराना चाहते तो मत कराइए, आपको जो मैंने ट्रिक आपको पहले रिएक्शन कराते टाइम बताई थी कि आपने बस अपना OR ग्रुप यानी कि अल्कोहल एलिमिनेट करना
करना है। अल्कोहल के साथ आप न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराएंगे, उनका अप्रोच कराएंगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बस इतनी चीज आप वहां पर को कर दीजिएगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बात की हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। ओके, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो देखो अब एप्लीकेशन ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग ए क्लेजन कंडेंसेशन आर गिवन बिलो। ओके, तो क्लेजन कंडेंसेशन के कुछ एप्लीकेशंस आपको नीचे लिखी हुई है, 3 एप्लीकेशंस लिखी हुई है। तो पहला ये बोल रहा है कि देखो एक जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक होती है क्रॉस, एक होती है सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन मीन जब आप जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, जब वो दोनों आपके एस्टर होते हैं, उस केस में जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसे आप बोलते हैं क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, और सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब जब आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एस्टर होगा, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कार्बोनाइल ग्रुप होगा, तो उस केस में जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी उसे आप बोलेंगे सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो ये 2 टाइप के क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या बोल रहा है कि क्रॉस एंड सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन have been widely used in the preparation of a huge amount of an organic compound like a terpene, vitamins, flavonoids and alkaloids. Okay, तो आपका क्या है, ये जो terpenes, vitamin, ये जो pigments जो होते हैं, ये जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं, इनकी प्रिपरेशंस के लिए भी जनरली आप ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस को फॉलो कराते हैं। उस केस में आप दोनों टाइप की क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो करा सकते हैं, इट में बी क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन और इट में बी सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल जो पिगमेंट्स वगैरह रहते हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स वगैरह, इनकी प्रिपरेशंस के लिए भी आप क्या करते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, सेकेंडली ये बोल रहा है द क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में जिसमें जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो दोनों एस्टर है। ओके, तो ये बोल रहा है द क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द 2 different ester both having a alpha hydrogen having a little to or no synthetic important and we will be obtain a mixture of a 4 product. Okay, तो ये बोल रहा है कि जनरली क्या होता है कि ये जो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होती, इतना ज्यादा इसका सिंथेटिक एप्लीकेशंस नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जितनी आपकी सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन की होती है। यानी कि ये जो आपकी क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो इतने अच्छी सिंथेटिकल एप्लीकेशन, मतलब इतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट, इतने टाइप के अलग अलग टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए यूजफुल नहीं होती है, जितनी आपकी सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ओके, और जिसकी वजह से ये बोल रहा है सिंस द एस्टर आर जनरली लेस एसिडिक, आपको पता है एस्टर आपका कम एसिडिक होता है कंपेयर टू कीटोन, जिसकी वजह से ये बोल रहा है कि जब भी आप ये जो एल्डोल टाइप, ये जो रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, आपको पता है ये मॉडिफाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, जो कि किसकी प्रेजेंस में कैटेलाइज हो रही है, बेस की प्रेजेंस में कैटेलाइज हो रही है। तो ये बोल रहा है इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन रिएक्शंस में जो हमारा कीटोन ग्रुप है इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराते हैं, किसमें, जब हम लोग क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप इसकी सिंपल एप्लीकेशन की फॉर्म में आप इसको यहाँ पर को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात हमारा अब लास्ट बच गया, हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पढ़ ली, एप्लीकेशन पढ़ ली। अब लास्ट है हमारा एग्जांपल ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से आप यहाँ पर को क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ए ऑर्गेनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग ए क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो पहला एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आपने इथाइल एसीटेट में कंडेंसेशन रिएक्शन करा दी, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करा दी, तो भी आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल सकता है जो कि आपका क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट। ओके, तो आपने क्या किया, यहां पर लिया इथाइल एसीटेट, यहां पर लिया आपने इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट की कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, क्योंकि दोनों क्या है, एस्टर ग्रुप है। ओके, तो यहां पर को आपकी कौन सी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपने लिया है, एसिडिक कंडीशन आपने लिया है, आरओएच ग्रुप आपका एलिमिनेट हुआ है। उसके बाद आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट, मैंने कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा मैंने आपको बता दिया है। आप ये मैकेनिज्म एग्जांपल्स को आप खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं, मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू भी बता दिया, ट्रिक के थ्रू भी बता दिया और मैकेनिज्म के थ्रू भी बता दिया। तो ये एग्जांपल आप खुद से कीजिएगा, मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा दिया, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आपने इथाइल एसीटेट लिया, बेस की प्रेजेंस ली, बेस की वजह से डीप्रोटोनेशन हो रहा है, बेस की वजह से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा,
उसके बाद आपने दूसरी कंडीशन से ऐसे अपना अल्कोहलिक ग्रुप अल्कोक्साइड निकाला तो वहां आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला, जिसकी वजह से फिर आप क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन देंगे। फाइनली आप क्या करेंगे, अपने दूसरा जो इनोलेट आयन आपको मिलता है फोर्थ स्टेप में, उसे बैलेंस करके अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपने रिएक्टेंट लिया था इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट के रिएक्शन के बाद आपको जो आपका प्रोडक्ट मिला वो मिला इथाइल एसीटो एसीटेट। ओके, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हो गया। तो ये एग्जांपल की हेल्प से आप क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और एक और एग्जांपल आप यहाँ पर बता सकते हैं क्लेजन कंडेंसेशन का दूसरा एग्जांपल जो है इथाइल बेंजोएट। आपने यहाँ पर कोई इथाइल एसीटेट की प्लेस में क्या कर दिया, बेंजोएट बेंजीन रिंग ले लिया। तो ये इथाइल बेंजोएट का जब आपने रिएक्शन कराई, अगेन दो इथाइल बेंजोएट आपने लिए हुए, इसकी रिएक्शन कराए बेस की प्रेजेंस ली, और आपने यहाँ पर को एसिडिक कंडीशन ली यानी कि H2 पॉजिटिव लिया, जिससे वैसे आप प्रोटॉन देंगे और आपका अल्कोहल ग्रुप एलिमिनेट हुआ। तो आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल गया जो कि किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, बीटा डाइकीटो एस्टर टाइप का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप रिएक्शन करा रहे हैं वो दो एस्टर्स के बीच में करवा रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल हो गया क्लेजन कंडेंसेशन का। तो देखो एग्जांपल मैंने आपको पूरे खोल खोल के नहीं दिखाए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक भी बता चुकी हूँ, मैकेनिकल पाथवे भी बता चुकी हूँ। तो आप इस फॉर्मेट से दोनों एग्जांपल को खुद से भी ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। प्रॉब्लम होगी तो फिर बताइएगा। तो ये समझ में आए, तो ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एग्जांपल, एप्लीकेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये सारे फॉर्मेट, सारे एस्पेक्ट पर हमने हमारी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस कर लिया। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन पे। तब तक के लिए बाय बाय।